चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं शुरू से। आज से करीब 4 मिलियन साल पहले माया के जंगलों में एक प्रजाति अपने फांद पर ली होगी, जिसने अपने 2 पैरों पर चलना सीख लिया होगा, जिसकी एवरेज हाइट 1.5 मीटर से लेकर 1.8 मीटर के बीच होगी, जो पेट भरने के लिए शिकार करती होगी और जिंदा रहने के लिए कम्युनिटीज में रहती होगी। इनकी थिंकिंग एबिलिटी उस समय के बाकी स्पीसीज से काफ़ी अधिक रही होगी, जिसे आज के जूलॉजिस्ट होमिनिड के नाम से जानते होंगे, जो बाद में जाकर कई सारे और प्रजातियों में विकसित हुए होंगे। जिसमें से कुछ मेजर स्पीसीज रहे होंगे आर्डिपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस। इसमें से आगे चलकर होमो हैबिलिस इवॉल्व करती है होमो इरेक्टस में, और होमो इरेक्टस से इवोल्यूशन हुआ होगा मॉडर्न ह्यूमन के सबसे क्लोज एंसेस्टर निएंडरथाल्स और होमो सैपियंस का। एवोल्यूशन के इस सफ़र में होमो की ये दोनों स्पीसीज अब तक साथ साथ चल रहे थे, पर आगे आने वाले सफ़र को तय करने के लिए चाहिए था अपने अंदर बदलाव लाना, क्योंकि कंडीशंस अब बदल रहे होंगे। पृथ्वी लगातार बदलाव से गुजर रही होगी, कभी ग्रेट मास एक्सटिंक्शन से, तो कभी टेक्टोनिक मूवमेंट से, कभी भूकंप के झटकों से, तो कभी सुनामी के फटकों से। पर इन सारे बदलाव में जो सबसे चैलेंजिंग बदलाव रहा होगा वो आइस एज के दौरान रहा होगा, जिसने करीबन 1.5 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज किया होगा। इस आइस एज ने हमारे पूर्वजों को एक अच्छी खासी चुनौती दी होगी। अफ्रीका के जंगलों में संघर्ष करती होमो की ये प्रजातियां हर रोज अपने हाथों में पत्थर के भाले लिए अपने 2 पैरों पे बड़ी ही फुर्ती के साथ अपने शिकार का पीछा करती होंगी, और दिन भर के इस कमर तोड़ मेहनत के बाद कभी इनके हाथ शिकार लगता होगा तो कभी इन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता होगा। खाली पेट इन्हें शिकार करने के नए तरीके ईजाद करने की प्रेरणा देती होगी, और भरा हुआ पेट, भरे हुए पेट से निकली डाइजेशन की एनर्जी सबसे पहले तो इनके शरीर के डैमेज और रैप्चर सेल्स को रिकवर करने में मदद करती होगी, और बाद में बची हुई एनर्जी इनके शरीर से फ्लो करती हुई इनके दिमाग तक पहुंचती होगी, और इनके ब्रेन तक पहुंची इस एनर्जी से इनके ब्रेन के कई सारे इंपॉर्टेंस ऑर्गन डेवलप किए होंगे, जिसमें से सबसे पहले डेवलप हुआ होगा इनका सेरेब्रम। सेरेब्रम के डेवलप होने के साथ ही इनकी कॉग्निटिव फंक्शन में काफ़ी वृद्धि हुई होगी, जिससे इनकी क्रिटिकल थिंकिंग और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को लेकर समझ काफ़ी गहरी हुई होगी, और साथ ही इनके ब्रेन के टेम्पोरल लॉब भी डेवलप हुए होंगे, जिसमें स्थित हिप्पोकैम्पस ने इनके याद रखने की क्षमता को काफ़ी इन्हेंस किया होगा, जिससे अब इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें याद रहने लगी होंगी, जिससे इन्हें सबसे बड़ा फायदा पहुँचता होगा इनके द्वारा तय किए गए रास्तों को याद रखने में। अब ब्रेन के कंटिन्यूअस यूज से धीरे धीरे अब इनके स्कल का साइज बड़ा होने लगा होगा। स्कल का साइज एक्सपैंड करने से इनके दिमाग के वो हिस्से डेवलप हुए होंगे जिन्होंने आगे चलकर इनकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया होगा। पर यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली होगी, अब तक के इवॉल्व इन सारी प्रजातियों में से सिर्फ होमो सैपियंस ही एक ऐसी प्रजाति रही होगी जिसमें दिमाग का विकास हुआ होगा। अब इसे आप चाहे नेचुरल सिलेक्शन कहें या कुछ और, पर सच तो यही है कि एवोल्यूशन के इस रेस में सिर्फ होमो सैपियंस ही एक ऐसी प्रजाति रही होगी जिसने अपने सारे भाइयों को डोमिनेट करके काफ़ी आगे निकल गई होगी। दरअसल होमो सैपियंस ने अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढालना सीख लिया होगा, और ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए होंगे, जिसमें से आग और पहिए की खोज तो मानव इतिहास के सबसे महान खोजों में शुमार है। बंदर से इंसान बनने तक के सफर में हम तो ऋषियों की संतान है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो बंदरों की औलाद हैं, ऐसे लोगों की भावनाओं को भी मैं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है, और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुए। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। बंदर को इंसान बनते देखा हो या ना हो, हमने इंसान को बंदर और फिर उसको नेता बनते हुए जरूर देखा है। अब साइंटिस्ट भी इसे कितनी बार डिनाई कर चुके हैं, और डार्विन ने भी अपनी बुक द डिसेंट्स ऑफ मैन, जिसको उन्होंने 1871 में पब्लिश कराया था, उसमें भी ये कभी क्लेम नहीं किया कि इंसान बंदर के पूर्वज हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि एप्स, चिंपैंजी और इंसान के लाखों साल पहले कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, जिससे आगे चलकर ये तीनों प्रजातियां इवॉल्व हुई होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का एम तो ये समझाना था
कि इंसानों ने सबसे पहली बार एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कैसे कदम रखा होगा। वो कौन सा इवेंट रहा होगा जिन्होंने इन्हें इंस्पायर किया होगा अंतरिक्ष की गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए। तो फिर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को क्यों समझ रही हैं? इससे इस वीडियो का क्या कनेक्शन है? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। इससे आपको ये मिला होगा कि आखिर इंसान चीज़ों को समझते कैसे हैं। इंसानों में दिमाग के विकास के साथ ही इनमें जगी होगी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इस ब्रह्मांड को जानने की, क्यूरियोसिटी खुद को समझने की, और इस क्यूरियोसिटी ने इन्हें ब्रह्मांड को एक नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा, जो कि हमें साफ दिखता है इनके ट्रेडिशन, कल्चर और कहानियों में। इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब है आपको ये वीडियो थोड़ी तो पसंद आई रही होगी। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लाने वाले हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे स्पेस रेस कोल्ड वॉर के समय की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में स्पेस में फर्स्ट मैन मिशन करने की रेस चल रही होगी, और इस फर्स्ट मैन मिशन को सक्सेस करने के लिए इसके पीछे न जाने कितने जानवरों ने अपनी शहादत दी होगी। वैसे तो कोल्ड वॉर का समय भी अपने आप में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा होगा, जहां एक तरफ इसने पूरी दुनिया को कई नए इनोवेशन से अवगत कराया होगा, वहीं दूसरी साइड इससे बड़ी लड़ाई आज तक के मानव इतिहास में कभी नहीं लड़ी गई होगी। कोल्ड वॉर के समय लड़ी गई इन लड़ाइयों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें से 1950 का कोरियन वॉर, 1961 का भारत में नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1979 का अफगान वॉर और 1990 का गल्फ वॉर। ये सारे कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर कोल्ड वॉर की देन है। इस वॉर का अंत 1991 में सोवियत यूनियन के 15 देशों में टूट जाने के बाद हुआ होगा, और इन सब पे हम बात कर रहे होंगे इसकी आगे आने वाली वीडियो में। और अब वापस आते हैं अपनी इस वीडियो पे। अब आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर अफ्रीकन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट भाग रहा है, जिसमें हम ह्यूमन के 2 अलग जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पिक्चर में रेनबो के ऊपर के ये दोनों सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूर्य और चांद को, और रेनबो के नीचे का ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ के गांव को। और इस पिक्चर की सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रही है इस कॉस्मिक रेल्म में मैन और वुमेन के बीच के जेंडर बैलेंस को। अफ्रीका की एस्ट्रोनॉमी उतनी पुरानी है जितने पुराने यहाँ के लोग हैं। हजारों सालों के इस कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन ने इनके अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव लाया होगा, जिससे अब ये अपने एग्रीकल्चर के लिए, नेविगेशन के लिए और कई धार्मिक कामों के लिए इन कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन की मदद लेने लगे होंगे। यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक गहरी नॉलेज रखते होंगे, और कुछ मामलों में इनकी ये जानकारियाँ बस कुछ अफवाहों और मनगढ़ंत कहानियों से अधिक कुछ नहीं रहती होंगी, जो आगे चलकर इनके ट्रेडिशन और फोक कल्चर के जरिए इनके आगे आने वाले जनरेशन तक पहुंचती होंगी। और हर एक जनरेशन अपने टाइम के अनुसार इन कहानियों में कुछ बदलाव करती होगी, और अंत में इन कहानियों का ओरिजिनल बेस लॉस्ट हो जाता होगा और बचती होगी तो बस ये अफवाहें। यहाँ के कुछ समुदायों के बीच उनके ट्रेडिशन और फोक कल्चर में सूर्य, चांद और तारों को लेकर काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ रही हैं। इसमें से कुछ कहानियाँ तो ये बताती हैं कि चांद की राह कांटों से भरी हुई है और सूर्य की रेस से। इसी कारण से चांद सूर्य से बहुत धीमे चलता होगा, और जब कांटों को जैसे चांद आगे नहीं बढ़ पाता होगा तो सूर्य इसे पकड़ लेता होगा। इसके बाद ये लोग अपने घरों से ढोल नगाड़े पीटते हुए बाहर आते होंगे और सूर्य को चांद को छोड़ने के लिए कहते होंगे। और ये चांद के पकड़े जाने वाली घटना कब होती होगी? और इनके बीच एक और कहानी बड़ी मशहूर रही थी, जिसमें हम मानते थे कि चांद के बगल के ये दोनों तारे कुछ और नहीं बल्कि चांद की ही पत्नियां हैं। डोगन एक वेस्ट अफ्रीका के माली इलाकों में रहने वाली जनजाति थी, और इनकी साइरस स्टार सिस्टम को लेकर नॉलेज बहुत ही अद्भुत थी। इन्होंने हजारों साल पहले ही साइरस स्टार सिस्टम को एक बाइनरी स्टार सिस्टम बताया था। दरअसल बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, या फिर ये कहें कि एक दूसरे के बैरी सेंटर चक्कर लगाते हैं। बैरी सेंटर दरअसल वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 हेवेली ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेट होते हैं। का कहना था कि एक तारा तो इंसानों की आंखों से दिखता है
और एक हमारी आंखों से अदृश्य है। दरअसल लंबे समय तक हमें लग रहा था कि ये स्टार सिस्टम सिर्फ एक स्टार का सिस्टम है, पर डोगन लोगों की बात तब सच होती है जब 1862 में ग्राहम क्लर्क अपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की मदद से इस इंडिविजुअल स्टार की खोज करते हैं। और बाद में जब इस अदृश्य तारे की खोज होती है तो इसका नाम पड़ता है साइरस बी। अब इस स्टार सिस्टम में 2 तारे हैं, साइरस ए और साइरस बी। अच्छा, ये लोग इस स्टार सिस्टम में एक प्लैनेट की भी प्रेडिक्शन कर रहे थे। अब साइंटिस्ट को तो ऐसा कोई प्लैनेट अब तक मिला नहीं है, पर क्या पता आगे आने वाले फ्यूचर में जब हमारे पास और भी एडवांस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हों तो हम इस लेजेंडरी प्लैनेट को खोज पाएंगे और डोगन लोगों की नॉलेज की प्रशंसा कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी को लेकर दुनिया के दूसरे कोनों की कहानियों पर। अब आप बेबीलोन्स की इस पेट्रोग्राफ को देखिए जिसमें आपको ग्रहण, कॉमेट्स और सुपरनोवास दिखाए गए हैं। तो इस पेट्रोग्राफ में क्या खास बात है? दरअसल ये पेट्रोग्राफ इनके डर को दर्शाता है। किस तरीके का डर? दरअसल इनके लिए अंतरिक्ष में घट रही हर एक अनजानी घटना पृथ्वी खत्म होने का संकेत हुआ करती थी, जिसके लिए हम मानते थे कि इनके इष्ट देवता इनसे बड़े नाराज हो गए हैं। इसके लिए ये इस तरह के संकेत कर रहे हैं और इन्हें मनाने के लिए ये अपने घरों से ढोल नगाड़े बजाते हुए बाहर आते होंगे और दुनिया ना खत्म करने के लिए कहते होंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के फील्ड का जो सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो 1600 BC के बेबीलोन की सभ्यता का है। और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बेबीलोन के लोगों की रुचि जानने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में दिख रहा ये स्टोन हेज उस समय के एक बड़े कंप्यूटर जैसा नेटवर्क रहा होगा, जिसके इस्तेमाल से ये लोग ग्रहों की स्थिति और ग्रहण लगने के सटीक समय का पता लगाते होंगे और लगे हाथ अपनी इन सारी ऑब्जर्वेशन का एक रिटन रिकॉर्ड भी रखते होंगे। इतनी जानकारियां होने के बावजूद भी ये कुछ घटनाओं के पीछे कारण नहीं जानते होंगे और इसे समझाने के लिए ये अपने तर्क का इस्तेमाल करके इन घटनाओं के पीछे कुछ कहानियां और किस्से गढ़ते होंगे। और अगर आज हम इनकी कुछ कहानियों को देखें जिसका इस्तेमाल ये उन सारी घटनाओं को समझाने में करते रहे होंगे तो ये हमें बहुत ही बचकाने लगेंगी। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किन्हीं मामलों में इनकी ये कहानियाँ हमारे मानव इतिहास के सबसे पहले साइंटिफिक थियोरीज में से एक रही होंगी, जिसका इस्तेमाल ये नेचर के कई सारे इवेंट को समझाने में करते रहे होंगे। इनकी हर एक कहानियों और किस्सों के पीछे इनका खुद का लॉजिक होता था, जिससे ये अपनी पीढ़ी को उन सारी घटनाओं को समझा सकते थे जिससे यह भली भांति परिचित नहीं थे। बेबीलोन की सभ्यता से करीब 1000 साल बाद ग्रीक के लोगों ने बेबीलोनियंस डाटा का इस्तेमाल करके इस पूरे ब्रह्मांड को एक नए नज़र से देखना शुरू किया होगा। न सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड को बल्कि अब ये अपनी आसपास की फैली प्रकृति को भी एक नए नजरिए से देखते होंगे और इनका यही नजरिया आगे चल के नेचुरल फिलॉसफी के नाम से विख्यात होता है। अच्छा, अब तक ग्रीक समाज में दार्शनिकों का बड़ा प्रचलन था, लोग इनका बहुत सम्मान किया करते थे, जिसका एक बड़ा उदाहरण देखने को तब मिलता है जब मौर्यन एम्पायर के सेकेंड रूलर बिंदुसार ग्रीक के राजा एंटायोकस से सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग करते हैं। इसके प्रति उत्तर में एंटायोकस लिखते हैं कि वो सूखे अंजीर व शराब तो भिजवा देंगे और उनके समाज में दार्शनिकों का एक अतुल्य इतिहास रहा है और ग्रीक के लोग दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। उस समय के दार्शनिक भी विभिन्न विषयों का ज्ञान रखा करते थे, या फिर ये कहें कि विभिन्न विषयों के लोग भी दार्शनिक हो सकते थे। और ऐसे ही ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे सोक्रेट्स। पर बात हम इन पे नहीं करने वाले हैं, बल्कि इनसे भी पहले 480 BC में एक और महान दार्शनिक हुए थे, थेल्स। बात हम इन पे करने वाले हैं। वैसे तो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, पर जैसा कि हमने पहले बात की, विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी इस समय तक दार्शनिक हो सकते थे। थेल्स का ज्योमेट्री के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें आप जानते होंगे शायद थेल्स थ्योरम से। इसके अलावा भी इन्हें ज्योमेट्री के फील्ड के 5 और खोजों का श्रेय दिया जाता है। थेल्स अपनी मैथमेटिक्स और बेबीलोनियंस डाटा के इस्तेमाल से सोलर इलिप्सेस और इक्विनॉक्सेस के सटीक समय का पता लगाते थे और अपनी कैलकुलेशन से ही ये मौसम की भी सटीक प्रिडिक्शन करते थे। थेल्स की ज्योमेट्री से इंस्पायर होकर 250 BC में इरेटोस्थनीज
पृथ्वी से बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की दूरियां निकालने में सफल रहते हैं। एक लंबे समय तक लोग ये मानते थे कि धरती चपटी है, और अगर ये लोग जहाज से समुद्र के रास्ते पृथ्वी की अंतिम छोर तक जाते हैं तो सबसे पहले जहाज का सबसे आगे का भाग हल गायब होगा, उसके बाद जहाज का सबसे ऊपरी भाग मेस्ट गायब होगा और अंत में पूरी जहाज गायब हो जाएगी। अब हम आज इस घटना को रिफ्लेक्शन के थ्रू समझ सकते हैं, पर उस समय ये चीज़ किसी रहस्य से कम नहीं रही होगी, और शायद यही वजह होगा कि उस समय के अधिकतर लोग समुद्री यात्रा करने से डरते होंगे। उस समय के कुछ एस्ट्रोनॉमर ये नोटिस करते हैं कि सूर्य और चांद का आकार लगभग गोल है, और चंद्र ग्रहण के समय चांद पे पड़ने वाली धरती की परछाई भी लगभग कर्व ही होती है। और इस कर्व परछाई का क्या रहस्य रहा होगा? दरअसल ये चीज़ें कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रही थी कि हो न हो पृथ्वी का आकार भी एक सिंपल स्फीयर जैसा हो सकता है। इरेटोस्थेनीज पृथ्वी को एक स्फीयर ही मानते हैं और फिर निकल पड़ते हैं इसके सरकमफेरेंस निकालने के सफर पे। इन्हें एक स्पेशल दिन के बारे में मालूम था। कौन सा? 21 जून का समर इक्विनॉक्स। इस दिन पृथ्वी अपनी मैक्सिमम टिल्ट पे होती है और दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम ऊंचाई पे होता है। स्थनीज ये जानते थे कि इस दिन के दोपहर में इजिप्ट के शहर साइनी में सूर्य की रोशनी पैरेलल पड़ती है। इसीलिए इस दिन की दोपहर में साइनी में धसी एक सीधी लकड़ी कोई परछाई नहीं बनाएगी, और इसके उत्तर में अलेक्जेंड्रिया में धसी एक सीधी लकड़ी की परछाई 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कुछ इजिप्शियन फैरोज के दस्तावेजों से इन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंड्रिया से साइनी के बीच की दूरी 5000 स्टेडिया है, जो कि होता है करीब करीब 800 किलोमीटर। स्थनीज ये देखते हैं कि एक पूरे सर्कल और इस 60 डिग्री का रेशियो पृथ्वी के सरकमफेरेंस और अलेक्जेंड्रिया से साइनी के बीच की दूरी के रेशियो के बराबर होता है, और अपनी इन सारी ही कैलकुलेशन से इन्होंने पृथ्वी का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया 40,320 किलोमीटर, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इनकी ये कैलकुलेशन आज के मॉडर्न डाटा के काफ़ी करीब है, जो बताती है कि पृथ्वी का सरकमफेरेंस 40,030 किलोमीटर है। और अपनी इन सारी ही खोजों की वजह से ये कहलाते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी, और अपनी कैलकुलेशंस की मदद से ये बनाते हैं दुनिया का सबसे पहला मैप। टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले हमारे सोलर सिस्टम के केवल 7 ही सदस्य ऐसे थे जो खुली आंखों से दिखाई पड़ते थे: सूर्य, चांद, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। आगे चल के ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटस 330 BC में हमारे सोलर सिस्टम का एक मॉडल देते हैं, और ये मॉडल कौन सा था? हेराक्लाइटस अपने इस जियोसेंट्रिक मॉडल में पृथ्वी को केंद्र में दिखाते हैं और बाकी ग्रहों के साथ सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए। और आप इनके मॉडल में सेलेस्टियल बॉडीज़ के पोजीशन को इन सैम्बल्स की मदद से समझ सकते हो, और साथ ही आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ पृथ्वी का एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रही हैं। वैसे इसकी एक वजह भी थी। लोग ये मानते थे कि ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक वस्तु अपने आप में संतुलित होती है, और इनके बीच अंतरिक्ष का एक धार्मिक महत्व भी था। सो इन सारी चीज़ों को परफेक्ट होना ही था। हेराक्लिट्स के कुछ समय बाद ही हमें सोलर सिस्टम का एक और मॉडल मिलता है, और इस मॉडल को 270 BC में लाते हैं एरिस्टार्कस, और उनके इस हेलियोसेंट्रिक मॉडल में पृथ्वी की बजाय सूर्य केंद्र में होता है और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की जगह सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। पर आप उनके इस मॉडल में भी बाकी ग्रहों को एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हुए देखेंगे। एरिस्टार्कस के इस मॉडल के आते ही इस पे कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें से सबसे पहला सवाल तो इनसे ये किया गया कि हे विनीत, आपके इस सिद्धांत का हम खुले हृदय से स्वागत करते हैं, पर आएगा तो भू केंद्रित सिद्धांत ही, पर आपकी भावनाओं का मान रखने के लिए चलिए हम आपके सिद्धांत को एक क्षण के लिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि अगर पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है तो फिर ब्रह्मांड के सारे तारे हमेशा ही अपनी वास्तविक जगह पे स्थिर क्यों प्रतीत होते हैं? अगर पृथ्वी अपनी स्थिति को बदल रही है तो यह सारे तारे अपनी स्थिति को क्यों नहीं बदलते हैं? या फिर ये कहें, ये सारे तारे लंबन की प्रक्रिया से क्यों नहीं गुजरते हैं?
इस पे एरिस्टार्कस का कहना था कि ये तारे हमसे बहुत ही दूर हैं, इसीलिए इनके द्वारा दिखाया गया पैरलेक्स हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस पैरलेक्स की घटना को ही सबसे पहली बार जर्मन एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक बेसल 1838 में जाके मेजर करते हैं। इन शिकायतों के अलावा भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल को लेकर लोगों की कुछ और शिकायतें भी थी, जिसमें से एक शिकायत तो ये थी कि अगर पृथ्वी गति कर रही है तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले लोगों को ये समझा पाना बहुत ही मुश्किल था कि गति बिना महसूस हुए भी हो सकती है। और दूसरी शिकायत पे तो हमने पहले ही बात की, तारों के पोजीशंस को लेके। और तीसरी और सबसे जो बड़ी शिकायत थी या कहें कारण था जिसकी वजह से लोग हेलियोसेंट्रिक मॉडल को नहीं मानना चाहते थे, वो ये कि जियोसेंट्रिक मॉडल इनके ईगो को सेटिस्फाई करता था, ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ होने की ईगो को। टॉलमी एक एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर और मैथमेटिशियन थे। उस समय के लोग भी बड़े टैलेंटेड हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहली बार जियोसेंट्रिक मॉडल को अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से नवाजा, जिसे कहा गया टॉलमिक सिस्टम। इन्होंने अपने इस मॉडल पे कई किताबें लिखी और अपनी इन किताबों की श्रृंखला को वो नाम देते हैं आल्माजेस्ट। इनकी ये श्रृंखला कुल 13 पुस्तकों का संग्रह था, जिसकी पहली पुस्तक में ये जियोसेंट्रिक मॉडल को प्रूव करने के लिए काफ़ी तर्क देते हैं कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है, पृथ्वी घूम नहीं सकती है। और हेलियोसेंट्रिक मॉडल को मानने वालों से भी एक सवाल पूछते हैं कि ये बताएं कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी से ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु अपने वास्तविक स्थान पर क्यों गिरती है, ये वस्तु अपनी पोजीशन को क्यों नहीं बदलती है। टॉलमी ने अपने इस थियोरी को उस समय तक लेखों, कहानियों और कुछ मान्यताओं के जरिए इतना प्रसिद्ध बना दिया था कि लोग अब इसे आंख बंद करके यकीन करने लगे थे। और इनके जाने के कई सालों बाद तक भी लोग इस पर यकीन करते रहे थे। 272 AD में अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी, जिसमें कई एस्ट्रोनॉमिकल डाटा थे, इसमें आग लग जाती है और इसके बाद रोमन सभ्यता अपने पतन की ओर बढ़ चलती है और फिर प्रवेश करती है अपने डार्क एज में। इस समय तक कैथोलिक चर्च टॉलमी के जियोसेंट्रिक मॉडल को केंद्र बनाकर पूरे रोम पर अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं और इन चर्च द्वारा सिर्फ जियोसेंट्रिक मॉडल को ही मान्यता प्राप्त थी और इसका विरोध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। और शायद यही वजह भी रहा होगा कि आगे आने वाले 100 सालों तक हम सोलर सिस्टम का कोई नया मॉडल नहीं देखते हैं। सन 1500 में उदय होता है कॉपरनिकस का और इन्होंने आते ही जियोसेंट्रिक मॉडल की जड़ों को काटना शुरू कर दिया। इन्होंने चर्च द्वारा दी गई कई सारी मान्यताओं को चुनौती दी और साथ ही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को एक मैथमेटिकल इक्वेशन का रूप दिया। दरअसल 15वीं शताब्दी में नॉर्दर्न यूरोप के कई हिस्सों में अब धीरे धीरे चर्च का प्रभाव घट रहा था, जिसकी वजह से अब लोगों को नए सिद्धांतों पर सोचने का मौका मिल रहा था, जिससे कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं था कि लोगों ने तुरंत ही इनके इस मॉडल को अपना लिया, बल्कि कुछ चीज़ों में बदलाव लाने में एक वक्त तो लगता ही है और ये और भी मुश्किल तब हो जाता है जब ये सारी चीज़ें आपके आस्था और विश्वास से जुड़ी हों। कॉपरनिकस अपने इस मॉडल को और भी पॉपुलर बनाने के लिए इसके क्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद लोगों को इस मॉडल को जानने की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। बाकी मॉडल से बेहतर होने के बावजूद भी इनके मॉडल में एक प्रॉब्लम थी। इन्होंने भी टॉलमी की तरह अपने मॉडल में प्लैनेट्स की ऑर्बिट को एक परफेक्ट सर्कुलर दिखाया था और साथ ही इनके इस मॉडल में प्लैनेट्स की एपी साइकिल तो टॉलमी से भी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसे आगे चलकर ठीक करते हैं कैपलर। कैपलर सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रहों के गति के नियम को सुधारा। इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी, चाहे वो जियोसेंट्रिक हो या फिर हेलियोसेंट्रिक, इन दोनों ही में एक चीज़ कॉमन थी। इन दोनों ही मॉडल में सेलेस्टियल बॉडीज सेंट्रल बॉडी का एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी। पर जब कैपलर ने अपना मॉडल पेश किया तो इसमें उन्होंने प्लैनेट्स की ऑर्बिट को सर्कुलर की बजाय इलिप्टिकल दिखाया और ग्रहों की इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन को समझाने के लिए इन्होंने इन 6 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया: सेमी मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लॉन्गिट्यूड ऑफ असेंडिंग नोड, इंक्लिनेशन, पेरिहिलियन एंड एफिलियन।
इसके अलावा भी केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। केपलर के बाद जिसने इस जियोसेंट्रिक मॉडल को सबसे कड़ी चुनौती दी वो थे गैलीलियो। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप की मदद से 5 ऐसी डिस्कवरीज की जिसने इस जियोसेंट्रिक मॉडल की जड़ों को ही उखाड़ दिया, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया सूर्य के धब्बों को, और उनकी दूसरी डिस्कवरी थी चांद की सतह पे पहाड़ और खाली समुद्र की। अपनी तीसरी डिस्कवरी में ये देखते हैं कि अपनी मिल्की वे में ही करोड़ों तारे हैं। ये पहले की तीनों डिस्कवरीज तो बस इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, और जियोसेंट्रिक मॉडल को चुनौती तो इनकी चौथी और 5वीं डिस्कवरी देती हैं, जिसमें से ये अपनी चौथी डिस्कवरी में वीनस के फेजेस को देखते हैं। अब प्लैनेट के फेजेस जियोसेंट्रिक मॉडल में भी पॉसिबल हैं, पर जिस तरीके से वीनस अपने फेजेस के साथ साथ अपने एपरेंट साइज में भी बदलाव ला रहा था, और अगर ये पृथ्वी का एक समान दूरी से चक्कर भी लगा रहा था जो कि जियोसेंट्रिक मॉडल बताती भी है, तो फिर इसका ये मामला जियोसेंट्रिक मॉडल में तो पॉसिबल नहीं था। और अपनी 5वीं डिस्कवरी में इन्होंने जुपिटर के मून आयो, गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो को देखा, जो कि जुपिटर का ही चक्कर लगा रहे थे। अब अगर जियोसेंट्रिक मॉडल की माने तो इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ को पृथ्वी का चक्कर लगाना चाहिए था, तो फिर ये मून जुपिटर का चक्कर क्यों लगा रहे थे? इसी सवाल ने जियोसेंट्रिक मॉडल की चिता में आखिरी आग का काम किया। अब गैलीलियो के साथ भी और इनके बाद भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, चाहे वो लाइट की स्पीड मेजर करने की जर्नी हो, या फिर न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जिस्टेंस मिलाना हो, चाहे इनका कॉर्पस्कुलर थ्योरी में एक गहरा विश्वास हो, या फिर ईथर थ्योरी को लेकर बाकी साइंटिस्ट से एक गहरी डिबेट हो। पर इस वीडियो की एंट्रोपी अब बहुत ही अधिक हो चुकी है, और अगर इसकी लेंथ को और इंक्रीज किया गया तो इसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस अब बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए अब इसे यहीं पे रोक देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इतनी डिस्क्रीट होने के बावजूद भी थोड़ी पसंद आई है तो थैंक यू। और बाकी नाराज़गी जाहिर करने के लिए तो कमेंट्स ओपन ही हैं।